क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए। एक वायर दिया हुआ है और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बी से ए की डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस करंट इज डिक्रीजिंग। ये जो करंट है वो कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है। What is the direction of induced current in the metallic loop kept above the wire as shown in the figure? ये वायर के ऊपर एक मेटेलिक लूप रखा हुआ है, तो इसमें पूछा है कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। तो देखिए, अगर वायर से हम देखेंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ पड़ेगा। तो अगर आप करंट की तरफ अपना फेस करके खड़े होते हैं, मतलब ऐसे आपने अपना फेस कर लिया, तो आपके राइट हैंड साइड की तरफ ये लूप पड़ेगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। तो अगर करंट डिक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। करंट अगर डिक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। तो ये कॉज है करंट के इंडक्शन का कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो जो इंड्यूस करंट होगी वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको अपने कॉज को अपोज करना है। तो अगर इसमें क्लॉकवाइज सेंस में करंट आती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ ही होगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, वो उसको जो घटते हुए फील्ड है, फ्लक्स है, उसको बढ़ाएगा। तो फ्लक्स घट रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो इसके फ्लक्स को इंक्रीज कर सके। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी। तो अगर क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ होगा, तो फिर वो घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाएगा, यानी कि अपने कॉज को अपोज करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्लॉकवाइज सेंस में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। बेटा मैं अभी 1 मिनट में आया, आप जरा होल्ड करिएगा, बस 1 मिनट में लौट रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप अंदर की तरफ एंटर करता है। ये लूप है और ऐसे ही ये अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। तो इसमें इसने पूछा है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट इंड्यूस होगी।
तो जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो इसके अंदर फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट ऐसे इंड्यूस होगी कि बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको कॉज को अपोज करना है। तो आप सबसे पहले जरूर लिखिए कि कॉज क्या है। कॉज है मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना। तो करंट की कोशिश क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की। तो करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ आएगा और वो फ्लक्स को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो वो तो अपोज नहीं कर रहा है कॉज को, तो इसलिए क्लॉकवाइज सेंस में करंट नहीं होगी। करंट किस सेंस में होगी, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगा और वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, तो इसलिए फ्लक्स का बढ़ना भी कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंड्यूस होगा। दूसरा क्वेश्चन है ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगुलर शेप है, ये इसके अंदर जा रहा है, तो उसमें भी वही होगा, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगा। फिर ये दिया हुआ है, ये देखो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें ये लूप दिया हुआ है, ये पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और फिर ये जा रहा है, तो अभी ये बाहर नहीं निकलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहेगा, तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहेगा, ना तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है। पहले भी अंदर था और अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहेगा। तो देयर इज नो इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ फ्लक्स, तो इसलिए इसमें जो करंट है वो जीरो रहेगी। और इसी तरह से ये वाला जो लास्ट वाला लूप है उसमें भी जो लूप है वो पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही ट्रेवल कर रहा है, ना तो बाहर से अंदर आ रहा है ना अंदर से बाहर जा रहा है। तो इसमें जो फ्लक्स चेंज है वो कुछ नहीं है, देयर इज नो फ्लक्स चेंज, तो इसलिए करंट जीरो होगा। यहाँ पे भी कोई फ्लक्स चेंज नहीं है, तो इसलिए इसका जो करंट है वो भी जीरो रहेगा। ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये नॉर्थ पोल एक लूप की तरफ एंटर कर रहा है, ये लूप है, ऐसे वर्टिकल लूप है, ये जो डॉटेड लाइन है ये आपसे दूसरी तरफ, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इसका ए एंड है, ये बी एंड है, ये जो बोल्ड पार्ट है ये आपकी तरफ और जो डॉटेड पार्ट है वो बोर्ड के अंदर की तरफ, मतलब ये इस तरह से जैसे लूप है, तो ये आपकी साइड है और ये पीछे की साइड, और इधर से भी एक मैग्नेट आ रही है, ये इसका साउथ पोल इसके नजदीक आ रहा है। तो उसमें पूछा है कि पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर सी, सी ये जो कैपेसिटर है इसकी पोलैरिटी बतानी है। पोलैरिटी का मतलब है ए और बी में से कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा और कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो देखिए जब ये नॉर्थ पोल इसके नजदीक जाएगा तो ये इसके नजदीक जाने को अपोज करेगा, इसका मतलब है इसके लेफ्ट हैंड साइड में करंट इस तरह से होगी कि वो नॉर्थ पोल को डिपिक्ट करेगी, और जब ये साउथ पोल इसके नजदीक जाएगा तो इधर साउथ पोल बनेगा। तो राइट हैंड साइड से देखने पे ये साउथ पोल की तरह दिखना चाहिए, और साउथ पोल की तरह वो दिखता है, साउथ पोल की तरह वो दिखता है जो क्लॉकवाइज सेंस में करंट होती है। तो इधर से राइट हैंड साइड की तरफ देखोगे तो इसमें क्लॉकवाइज सेंस में करंट दिखेगी। तो अगर क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी तो वो ए को चार्ज करेगी, तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो ए है वो हायर पोटेंशियल पे होगा और बी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। इस पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और अगर क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है।
आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये नॉर्थ को देखो तो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस को बता रहा है, और साउथ को देखो तो वो क्लॉकवाइज सेंस को बता रहा है। तो जब भी करंट क्लॉकवाइज सेंस में होगी तो कॉइल का वो वाला एंड, वो वाला पार्ट साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, तो मतलब इधर साउथ पोल रहेगा, दूसरी तरफ नॉर्थ पोल। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट रहेगी तो सामने वाला नॉर्थ पोल और उससे पीछे वाला साउथ पोल रहेगा। तो इधर देखिए इसमें क्लॉकवाइज सेंस में करंट है ना, क्लॉकवाइज सेंस में करंट है, इसलिए साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और ये करंट ऐसे जा रही है तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बैटरी में से जो करंट निकलती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, लेकिन ये बैटरी में से तो करंट नहीं निकल रही है, ये बैटरी नहीं है, ये कैपेसिटर है। करंट तो इसके म्यूचुअल इंडक्शन से आ रहा है, ये जो मूव कर रहा है उसके इंडक्शन की वजह से करंट आ रहा है। तो ये बैटरी नहीं है, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो करंट ऐसे आ रही है तो वो ए को पॉजिटिवली चार्ज करेगा। तो जिस एंड पे करंट जाएगी वो एंड कैपेसिटर का हायर पोटेंशियल पे होगा और दूसरे वाला जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो करंट ऐसे जा रही है तो वो ए प्लेट को चार्ज करेगी, तो ए हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा और बी लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। इसको एक और बार अच्छी तरह से समझिए, जैसे ये कैपेसिटर है, करंट इस तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, अगर बैटरी को आप देखोगे तो बैटरी में उल्टा होता है। अगर ये बैटरी है तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ करंट जाती है, ठीक है, और इसमें अगर करंट ऐसे जा रही है तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन 2 का। इसमें ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर एक इरेगुलर लूप है, ये एक इरेगुलर लूप है, ऐसे कोई लूप रखा हुआ है। और यहाँ पे डॉटेड लाइन में इस तरह से एक सर्कल बना हुआ है। तो ये वाला जो लूप है ये एक्सपेंड होके एक सर्कल बना दिया जाता है। तो ये वाला जो लूप है ये एक सर्कल बन गया। तो देखो इसकी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ इस सर्कल की भी है, यानी कि दोनों का सेम पैरामीटर है। तो किसी इरेगुलर शेप अगर सर्कल बन जाए तो उसका मतलब है कि उसका एरिया मैक्सिमम होता है। तो अगर आप किसी वायर को या किसी लेंथ को आप डिफरेंट शेप्स में उसको फोल्ड करो तो सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है ना। तो अगर ये ऐसे इरेगुलर शेप से सर्कल में बन गया तो करंट किस डायरेक्शन में होगी? अगर इरेगुलर शेप है और वो सर्कल होगी तो इसका मतलब है कि जो एरिया है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होता है। फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ पैरामीटर एरिया ऑफ सर्कल इज द लार्जेस्ट। तो एरिया ज्यादा हो गया, एरिया के ज्यादा होने से फ्लक्स ज्यादा हो गया, और फ्लक्स का ज्यादा होना कॉज है इंड्यूस करंट का। तो करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी कि इसको अपोज कर सके, है ना। तो इंड्यूस करंट का काम क्या होगा? टू डिक्रीज फ्लक्स। तो जो इंड्यूस करंट है वो फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करे। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट आती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और वो गिवन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इस लूप में जो करंट इंड्यूस होगी वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट इंड्यूस होगी। इसका बी पार्ट देखिए बेटा,
बी पार्ट में क्या है, a circular loop being deformed into a narrow straight wire। तो देखिए एक सर्कुलर लूप है और ये एक स्ट्रेट वायर बन गया है, एक नैरो स्ट्रेट वायर। इसमें वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और एक सर्कुलर वायर एक नैरो लूप में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो एरिया है वो कम हो गया, एरिया के कम होने से फ्लक्स कम हो जाएगा। ये कॉज है इंड्यूस करंट का, फ्लक्स का कम होना, दिस इज कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो जो करंट है वो इंड्यूस होगी और वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी, है ना। तो इसका जो एम होगा वो फ्लक्स को बढ़ाने का होगा। फ्लक्स कब बढ़ेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में कब आ सकता है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट हो। तो इसमें जो करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी, क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट इंड्यूस होगी तो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और वो इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट इंड्यूस होगा। A bar magnet falls from height h। ये कोई बार मैग्नेट है और ये h हाइट से फॉल करती है थ्रू अ मेटल रिंग, और यहाँ पे एक मेटल रिंग है, ये इस मेटल रिंग के थ्रू होके नीचे की तरफ आ रही है। विल इट्स एक्सेलरेशन बी इक्वल टू जी। तो इसका जो एक्सेलरेशन है क्या वो जी के इक्वल है, ये क्वेश्चन पूछा। तो अगर ये रिंग नहीं होती तो ये फ्री फॉल होता और इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता, लेकिन यहाँ पे एक क्लोज पाथ आ गया, यानी कि एक रिंग आ गई। तो वो रिंग क्या करेगी, जैसे ये नीचे आएगा इसके थ्रू इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो करंट इंड्यूस होगी वो करंट इसके मोशन को अपोज करेगी, क्योंकि इसके मोशन की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो अगर नॉर्थ पोल इसके नजदीक आ रहा है तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और नॉर्थ पोल बनने की वजह से इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट हो जाएगा। तो जो ये नॉर्थ पोल इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स की वजह से ये नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, और रिपल्शन की वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगा जी से। तो ड्यू टू रिपल्शन with the effect of induced current, ठीक है। तो इंड्यूस करंट की इफेक्ट की वजह से जो रिपल्शन होगा उसकी वजह से एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी। तो जो एक्सेलरेशन है वो जी से कम हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका जो लास्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। क्विज 3 का सेकंड क्वेश्चन, फिगर शोज अ बार मैग्नेट। इसमें एक बार मैग्नेट दी हुई है
ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये बार बैक नीचे की तरफ गिर रही है, और यहाँ पे एक कॉइल है, सोलेनॉइड है, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये वोल्ट मीटर सोलेनॉइड के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करेगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को मेजर करेगा। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम। तो आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय ईटी कर्व डिपिक्ट, और ये बताना है कि एरिया ऑफ ईटी कर्व क्या होगा। देखो बेटा, ये टाइम एक्सिस है और ये टाइम जीरो है। जीरो टाइम का हम कौन सा टाइम जीरो लेंगे? जब ये मैग्नेट पूरी तरह से इसके अंदर होगी तो उस टाइम को हम जीरो लेंगे। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो t is equal to 0 is the time when magnet is fully inside the coil. Magnet is fully inside the coil. तो t is equal to 0। तो यहाँ पे अगर t is equal to 0 होगा तो इसके बाद का ट्रेवल हम इस तरफ लिखेंगे, और इसके पहले का जो ट्रेवल है उसको इस तरफ ग्राफ बनाएंगे। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन इसी के लिए बनाया गया था, इस क्वेश्चन के लिए। तो जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इसका वोल्टेज इंक्रीज होगा। जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगा तो इसका जो फ्लक्स है वो तेजी से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1। ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्पीड ऑफ मैग्नेट इंक्रीजेस। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड बढ़ेगी। कॉन्सिक्वेंटली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लक्स भी तेजी से एसोसिएट होगा और उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो ईएमएफ के इक्वल होता है, तो ईएमएफ बढ़ेगा। तो यहाँ से देखिए ये इनिशियली जो ईएमएफ है ये राइज करेगा। पार्ट 2 देखिए। नाउ ड्यू टू लेंज़'s लॉ, induced current in the coil will oppose the motion of magnet by inducing current in anti-clockwise sense। देखो जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी, तभी इसमें नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये कॉइल का नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को अपोज करेगा, तो करंट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस की वजह से क्या होगा? ड्यू टू विच स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड कम हो जाएगी, एंड हेंस डी फाई डी टी डिक्रीज। तो जो ईएमएफ है वो डिक्रीज होने लगे। तो जैसे जैसे ये इसके नजदीक आएगा वैसे वैसे उसकी जो रिपल्शन है वो बढ़ता चला जाएगा और उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, तो उसकी वजह से ये जो ईएमएफ है ये भी कम होता चला जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, पार्ट 3। When magnet is inside the coil, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, therefore d phi dt is equal to 0 और EMF 0 है।
तो जब ये मैग्नेट पूरी तरह से इसके अंदर होगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। फिर मैग्नेट इसको लीव करेगी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Part 3. When magnet leaves the coil, ठीक है, जब मैग्नेट कॉइल को लीव करेगी तो इसका जो फ्लक्स है जो इससे एसोसिएट होगा वो कम होता चला जाएगा, फ्लक्स डिक्रीजेस। बट एट अ हायर रेट, ठीक है, तो फ्लक्स डिक्रीज होगा लेकिन जिस रेट से इंक्रीज हो रहा था उससे ज्यादा रेट से डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? एज मैग्नेट हैज ऑलरेडी अचीव्ड सम स्पीड, मैग्नेट हैज ऑलरेडी अचीव्ड सम स्पीड। देखिए यहाँ पे सिचुएशन अलग थी, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन इसके गिरने की वजह से यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। तो जब मैग्नेट इससे बाहर निकलेगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जैसे इसने गिरना शुरू किया था उससे ज्यादा स्पीड यहाँ पे होगी, इसलिए इसका जो डिक्रीज है उसकी रेट ज्यादा होगी, ठीक है। और डिक्रीज होने की वजह से कॉन्सिक्वेंटली E is equal to d phi dt increases, तो ये d phi dt इंक्रीज होगा। अब जब ये जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा इसका फ्लक्स, वैसे वैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा। पार्ट 4। नाउ induced EMF will oppose the movement of magnet going away from the coil। तो मैग्नेट जो कॉइल से दूर जा रही है उसके मूवमेंट को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? बाय इंड्यूसिंग नॉर्थ पोल एट लोअर एंड। तो लोअर एंड पे फिर से नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा। देखो ये साउथ पोल जा रहा है और यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा, तो ये वाला जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और इसको नीचे जाने से रोकेगा। Therefore, E is equal to d phi dt decreases and finally it becomes 0। ठीक है, तो पहले ये बढ़ेगा और फिर ये 0 हो जाएगा। तो पहले बढ़ेगा, ये ईएमएफ इंड्यूस होगा, नॉर्थ पोल यहाँ पे क्रिएट होगा, इसके मोशन को ये अपोज करेगा, उसकी वजह से यहाँ से फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और फाइनली इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके ये 4 सेक्शन है, 1 2 3 4। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब इसके दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि एरिया ऑफ ईटी ग्राफ किस चीज को बताता है? एरिया ऑफ ईटी कर्व, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई dt। तो एरिया हमेशा वाई डी एक्स के इक्वल होता है। तो वाई एक्सिस पे ईएमएफ है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? ई dt को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए ई dt की वैल्यू क्या होती है?
ईडीटी की वैल्यू होती है, जैसे फाई होता है डी फाई डी टी, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी। ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो डी फाई डी टी के इक्वल होगा, तो ईएमएफ इंटू डी टी इज इक्वल टू डी फाई, तो ये डी फाई हो जाएगा, और डी फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो फाई आएगा, और इसकी वैल्यू अगर फाई वन से फाई टू तक चेंज होती है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फाई टू माइनस फाई वन, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो एरिया है वो किस चीज को डिनोट करता है, तो एरिया ऑफ ईटी कर्व रिप्रेजेंट करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है जब ये मैग्नेट नीचे आएगी तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो जो फ्लक्स है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे ये इसके नजदीक आएगी तो फ्लक्स तो बढ़ेगा क्योंकि वो इसके नजदीक आ रही है, लेकिन उसकी रेट कम हो जाएगी, तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसकी रेट डिक्रीज हो रही है। ये वाला सेक्शन देखिए, जब ये मैग्नेट इससे दूर जाएगी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, उसकी रेट इंक्रीज हो रही है। और ये वाला जो सेक्शन है, दिस सेक्शन फोर्थ, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है और उसके रेट भी डिक्रीज हो रही है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट, उसको अभी डिस्कस करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपको एक ग्राफ दिया जाता है, ये सिचुएशन दी जाती है, उसके साथ एक ग्राफ भी बना दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि ये नेगेटिव पीक लॉन्गर होगी, उसका रीजन बताइए। ये पॉजिटिव पीक है और ये नेगेटिव पीक है, तो नेगेटिव पीक की जो लेंथ है वो पॉजिटिव पीक से ज्यादा होती है, नेगेटिव पीक इज लॉन्गर। वाई? तो नेगेटिव पीक लॉन्गर क्यों होती है? तो उसका रीजन ये है कि जब इसने चलना शुरू किया था, ये जो लॉन्गर पीक है ये इसके स्लोप को बताती है, और स्लोप इसके फ्लक्स चेंज को बताता है, फ्लक्स चेंज की रेट को बताता है। तो ये जो नेगेटिव पीक है ये ईएमएफ को ही बता रही है, तो इधर ईएमएफ ज्यादा क्यों है, इधर ईएमएफ क्यों कम क्यों है? बिकॉज दिस इज वाई एज व्हेन मैग्नेट लीव द कॉइल, it has already achieved some speed, already achieved some speed, so therefore negative peak is longer. क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो डी फाई डी टी ज्यादा होगा, डी फाई डी टी ज्यादा होगा तो ईएमएफ ज्यादा होगा। तो ज्यादा स्पीड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा तेजी से चेंज होगा, यानी कि फ्लक्स चेंज होने की जो रेट है वो ज्यादा होगी, इसलिए ईएमएफ भी ज्यादा होगा, तो इसलिए नेगेटिव पीक लॉन्गर होती है पॉजिटिव पीक। तो यहाँ पे स्पीड उतनी नहीं है जितनी स्पीड यहाँ पे थी जब ये छोड़ेगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी कुछ स्पीड अचीव कर ली। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कराया जाता है। ये जैसे कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर, ये सपोज करिए कि ए एंड है और ये बी एंड है, और ये कंडक्टर बी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सिचुएशन में देखिए तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसकी जो लेंथ है, लेंथ वो लेंथ परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी जो है वो लेंथ के भी परपेंडिकुलर है। तो इसमें ये कंडीशन है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसमें हमें इसके ए बी के अक्रॉस ईएमएफ कैलकुलेट करना है कि ईएमएफ कितना हो। तो देखिए कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जैसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब कंडक्टर उस तरफ मूव करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी ये वेलोसिटी होगी। और आपको पता है कि अगर कोई मूविंग चार्ज है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज q टाइम्स v क्रॉस b, है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये नेगेटिव हो गया, तो इसकी जो डायरेक्शन है फोर्स की वो v क्रॉस b के नेगेटिव साइड में होगी। अब v क्रॉस b किस तरफ होगा, ये जो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है ना। जब आप b से b की तरफ जाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, तो v क्रॉस b की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ये v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी। ठीक है, देखिए b इस तरफ है ऐसे, ऐसे ये b है, ये b है, अंदर की तरफ b है, तो v क्रॉस b एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में v क्रॉस b आएगा। लेकिन जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है एफ बी वो नीचे की तरफ। तो जब आप इस कंडक्टर को ऐसे मूव करोगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स है फ्री है मूव करने के लिए, तो इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आएंगे। इसमें अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ ट्रेवल करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ ट्रेवल करेंगे। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आते चले जाएंगे वैसे वैसे ये लोअर पोटेंशियल पे होता चला जाएगा, और ये इसके रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पे होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, तो ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए ये नेगेटिव पोलरिटी अटेन कर लेगा, और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आते चले जाएंगे वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ना शुरू हुआ। अब इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो E इंटू कैपिटल E के बराबर हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास अब ये सिचुएशन है, मैग्नेटिक फोर्स इसे नीचे की तरफ खींच रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है। और इलेक्ट्रिक, ये तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर डिपॉजिट होते चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो कभी ना कभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बंद हो जाएगा, है ना, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना फिर नीचे की तरफ बंद हो जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे।
तो उसके इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई वी बी साइन थीटा, और थीटा 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया ई वी बी के बराबर। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा ई इंटू ई के बराबर। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, तो ई इंटू ई, और ये हो जाएगा ई इंटू वी बी के बराबर, ये ई से ई कर दे। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसकी वजह से इसके अंदर एक ईएमएफ एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ईएमएफ, इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, तो ये बिल्कुल बैटरी की तरह बन गया, ये बिल्कुल एक बैटरी की तरह बन गया। इसका ऊपर वाला एंड पॉजिटिव और नीचे वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो कंडक्टर है अब ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में इसके अंदर एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बंद हो गया, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ही बना रहेगा। तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसका एक ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप होता है, तो ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है V बाई एल, है ना। वोल्टेज को हम ईएमएफ से डिनोट कर रहे हैं, तो ये E बाई एल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे E की वैल्यू डाल दीजिए, ईएमएफ डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू बी, तो E इज इक्वल टू बी एल बी, तो ये मोशनल ईएमएफ हो गया बी एल बी। और इसकी कंडीशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर कोई भी दो पैरेलल हो गए तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। अगर बी एल के पैरेलल हो गया तो ईएमएफ जीरो, बी अगर बी के पैरेलल हो गया तो जीरो, और एल अगर बी के पैरेलल हो गया तो जीरो। और अगर पैरेलल नहीं है और ना परपेंडिकुलर है, तो फिर क्या करेंगे, उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे। जैसे सपोज करिए कि जो बी है ये बी के साथ 90 ना बना के थीटा बनाएगा। सपोज करिए कि ये बी इस डायरेक्शन में है, ये जैसे ये बी इस डायरेक्शन में है और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा। तो हम इस फॉर्मूले में बी की जगह क्या यूज करेंगे, बी साइन थीटा यूज करेंगे। तो अगर परपेंडिकुलर है तब तो ये फॉर्मूला होगा ई वी बी, अगर पैरेलल है तो ईएमएफ जीरो, कोई भी दो कंपोनेंट अगर पैरेलल हो गए। और अगर थीटा एंगल पे बन रहा है तो हम परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है, ताकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। तो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, उसकी वजह से तो जीरो हो जाएगा और सिर्फ बी साइन थीटा बचेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे बी साइन थीटा रख देंगे तो ईएमएफ आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो अगर किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उस पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जो बी एल वी के बराबर हो। तो देखिए ये हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। इसके अक्रॉस जो ईएमएफ है वो बी एल वी होगी, ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ओपन सेल में, ये ओपन सेल है ना, तो इसके अंदर ईएमएफ तो है लेकिन कोई करंट नहीं होगी, क्योंकि इसको सर्किट क्लोज नहीं मिल रहा है, ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में करंट जीरो होती है, तो अभी इसमें सिर्फ ईएमएफ होगा जैसे कि ओपन सेल में होता है। ओपन सर्किट में कोई सेल लगा दो या सिर्फ सेल को देखो तो उसमें कोई करंट नहीं होगी, लेकिन जब उस सेल को हम किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं, यानी कि उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो उसमें करंट आ जाता है। तो अगर इसको हम ऐसे किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें, ये आर, तो इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक करंट आ जाएगी, ठीक है। तो इस करंट की वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हो गया आर, तो ये करंट हो जाएगी बी एल वी बाई आर।
ठीक है। आप देखिए आगे क्या प्रॉब्लम होगी, जब इसमें करंट आ जाएगी तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा, और करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। ठीक है, तो फिर इसको आपको पुल करने में, v वेलोसिटी से पुल करने में आपको फोर्स लगेगा। तो इसको v वेलोसिटी से पुल करने में कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो देखो ये आई एल और बी, आई एल तो ऐसे है और बी अंदर की तरफ है, तो आई एल और बी में 90 डिग्री का एंगल है। फोर्स वेक्टर का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। तो हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन देखते हैं, तो करंट अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई एल बी के बराबर हो गया। आई की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, बी एल बी अपॉन आर, तो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई आर। तो इसको कंडक्टर को v वेलोसिटी से पुल करने के लिए इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब फोर्स है तो वर्क करेगा, वर्क करेगा तो पावर लगेगी। तो पावर का फोर्स के साथ क्या रिलेशन होता है? पावर होता है F इंटू बी के बराबर। तो F की वैल्यू हमने निकाली हुई है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई आर इंटू बी। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले, जैसे कि आप मोशनल ईएमएफ को देखते हो, तो मोशनल ईएमएफ की वजह से इस कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस होती है, बीएलवी बाई आर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है, फिर उसको v वेलोसिटी से पुल करने के लिए इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और इतनी पावर लगेगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मोशनल ईएमएफ है, वैसे ही मोशनल ईएमएफ इन रोटेशन। जैसे ये सपोज करिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड पे किसी कंडक्टर को एक पॉइंट के अबाउट रोटेट किया जाता है। जैसे कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को, ये जो ए पॉइंट है ये फिक्स्ड है ना, और इस कंडक्टर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से लेफ्ट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है रोटेशन क्या होता है, रोटेशन में अगर आप देखोगे इसका एक एलिमेंट लोगे तो ये एलिमेंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, है ना, तो ये v वेलोसिटी इस तरफ आ गई। तो इसकी जो टोटल लेंथ है उसका हमने एक पार्ट ले लिया, मान लो ये x डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, तो इस वाले पार्ट को हमने dx ले लिया। तो जब ये रोटेट करेगा, आप रोटेशन को देखिए जरा, रोटेशन को फील करिए, जैसे ये एक कंडक्टर है और थोड़ी देर रोटेट करने के बाद ये यहाँ आ गया, तो इसका मूवमेंट देखिए, इसका dx का, ये dx ऐसे आ गया, तो dx ने तो अपनी प्लेस छोड़ दी ना, तो dx में एक तरह से लीनियर मोशन हो रहा है। तो रोटेशन को भी हम लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसके रोटेशन को देखेंगे तो ये वाला जो dx वाला पार्ट है वो v वेलोसिटी से लीनियर मोशन को एक्सिक्यूट करेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो r यहाँ पे x के बराबर है, ये जब ऐसे मूव करेगा तो इस वाले पार्ट की जो वेलोसिटी है वो x ओमेगा के बराबर है, तो इसकी वेलोसिटी x ओमेगा के बराबर है। और इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन, ये हमने पी क्यू एलिमेंट ले लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एलिमेंट पी क्यू।
induced EMF in element PQ। तो जो PQ एलिमेंट है इसमें EMF हो जाएगा B, लेंथ हो जाएगी dx, ये इसकी लेंथ हो गई L और वेलोसिटी हो गई x ओमेगा। तो EMF का फॉर्मूला, मोशनल EMF का फॉर्मूला हमने लगा दिया BLV। तो इसकी जो लेंथ है वो dx हो गई और जो इसकी वेलोसिटी है v इज इक्वल टू r ओमेगा से x ओमेगा के बराबर हो। और अगर हमें टोटल EMF चाहिए तो हमें इसको DE को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि b ओमेगा x dx को इंटीग्रेट करना होगा। x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, x की वैल्यू 0 से लेके l तक जाएगी। ये जो टोटल लेंथ है कंडक्टर की ये l है, तो इसको 0 से लेके l तक इंटीग्रेट कर। तो जो b ओमेगा है वो तो कांस्टेंट हो गया, x बचेगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और ये 0 से लेके l तक हो जाएगा। तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 b ओमेगा और इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए तो ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 0। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ b l स्क्वायर ओमेगा। तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा रोटेशनल में वो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा के इक्वल। तो अगर आप किसी कंडक्टर को एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करोगे तो उसमें हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इसमें आपको ये भी पता करना है कि भाई इसका कौन सा जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, तो उसका वही तरीका है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लीजिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूं तो ये इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, क्लॉकवाइज है ना। ये जो बी क्रॉस बी है वो क्लॉकवाइज सेंस में होगा, क्लॉकवाइज होगा, बी क्रॉस बी क्लॉकवाइज होगा तो ये ऊपर की तरफ, और नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज है तो नीचे की तरफ, और नेगेटिव है तो ऊपर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये लोअर एंड पे हो जाएगा और ये हायर एंड। तो बी विल बी एट लोअर पोटेंशियल एंड ए विल बी एट हायर पोटेंशियल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल देखिए, a rectangular coil of length 10 cm and breadth 5 cm। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। is placed in a magnetic field of 100 Tesla which is directly perpendicular to the plane of the coil। ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 100 टेस्ला। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, R इज इक्वल टू 5 ओम। What is the EMF induced in the coil if it is taken out with a speed of 10 meter per second perpendicular to the longer side। तो देखो ये लॉन्गर साइड है, इसके परपेंडिकुलर इसकी स्पीड दे रखी है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें EMF इंड्यूस बताना है कि EMF इंड्यूस कितना होगा। तो देखो जब इस कॉइल को ऐसे मूव करोगे तो ये वाली जो आर्म है और ये वाली जो आर्म है, इन दोनों आर्म्स में EMF 0 होगा। इसमें इंड्यूस EMF 0 होगा और इसमें इंड्यूस EMF 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो V के परपेंडिकुलर, V के पैरेलल, और इसकी भी जो लेंथ है वो V के पैरेलल है। तो इस आर्म में कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा और इस आर्म में भी कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। ये वाली आर्म नीचे की तरफ आएगी, ये वाली आर्म नीचे की तरफ आएगी। तो ये लेंथ हो गई, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये जैसे ABCD है तो AB में EMF इंड्यूस होगा और DC में EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, EMF इंड्यूस्ड इन
इंड्यूस्ड इन ए बी और सी डी, तो इसका ईएमएफ हो जाएगा बी एल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 100 टेस्ला, लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100 मीटर, और वेलोसिटी हो गया 10 मीटर। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 100 वोल्ट आ जाएगा। तो ए बी के अक्रॉस 100 वोल्ट आ जाएगा और डीसी के अक्रॉस 100 वोल्ट आ जाएगा। तो ये जो ए बी कंडक्टर है इसके अक्रॉस 100 वोल्ट हो गया, ये हो गया ईएमएफ 1। और डीसी के अक्रॉस ये ए बी हो गया, ये डीसी हो गया, डीसी के अक्रॉस भी इतना ही आ जाएगा 100 वोल्ट। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है ना। तो ये सिचुएशन बन गई, टू आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, तो इसके अंदर भी 100 वोल्ट का ईएमएफ आएगा, इसके अंदर भी 100 वोल्ट का ईएमएफ आएगा। और आपको पता है कि पैरेलल में जो नेट ईएमएफ होता है, therefore E1 and E2 are in parallel। तो आइडेंटिकल सेल्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो नेट ईएमएफ भी उसी के इक्वल आता है। तो ऐसा नहीं है कि 100 और 100 200 वोल्ट हो जाएगा। हमने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि आइडेंटिकल सेल्स को, कितने भी आइडेंटिकल सेल्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो ईएमएफ एक सिंगल सेल के बराबर होगा। तो जो नेट ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा 100 वोल्ट के बराबर है। अगर हम इसको इसके स्मॉल साइड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो इन दोनों के अक्रॉस ईएमएफ आएगा और इन दोनों के अक्रॉस 0 हो जाएगा। अब ये जैसे 5 सेंटीमीटर की लेंथ है तो इसका आधा हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस 50 वोल्ट का आएगा और इसके अक्रॉस 50 वोल्ट का, अगर इस डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर।